दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक राजकुमार की कहानी सुनाऊंगी जो एक राजकुमारी से प्यार तो बहुत करता है, परंतु एक बार उसे राजकुमारी पर शक हो जाता है। उस शक के चलते वह उसे जान से मार देता है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। ज्योतिपुर में शिवदत्त नाम का एक राजा राज करता था। राजा के दो बेटे थे। राजा का दूसरा बेटा अभयदत्त बहुत ही ज्यादा वीर साहसी और बुद्धिमान था। इन सबके साथ साथ वह देखने में भी बहुत सुंदर था। उसकी पत्नी का नाम वसुंधरा था। वसुंधरा भी देखने में बहुत सुंदर थी। एक दिन राजकुमार अभयदत्त अपने मित्र शेखर और कुछ सिपाहियों के साथ शिकार पर गया। शिकार पर जब वे गए तो उन्हें वहां पर एक बाघ दिखा। बाघ का पीछा करते करते वे दोनों काफी दूर तक निकल गए। अभय दत्त ने तो अपना घोड़ा यूं दौड़ाया कि वह अपने मित्र और अपने सिपाहियों से कब छूट गया उसे पता भी न चला। राजकुमार बाघ को ना पकड़ पाया था, इसीलिए वह थक हार कर एक तालाब के किनारे पानी पीने जा रहा था। तब ऊपर से एक कौवे ने उस पर मल कर दिया। इससे राजकुमार को अत्यधिक क्रोध आ गया। राजकुमार ने उस पर हमला करना चाहा और वह भी उनके हाथ से चला गया। उस कौवे का पीछा करते करते राजकुमार थोड़ा और आगे निकल आया था। उसे तो पता भी न चला कि वह एक बहुत ही खूबसूरत बगीचे में पहुंच गया। तभी अचानक से वहां पर उसे लड़कियों की बोलने की आवाज सुनाई दी। वह इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक से उसे सामने से आती हुई तीन लड़कियां दिखाई दी। तीनों बला की खूबसूरत, परंतु जो बीच में थी उसकी खूबसूरती तो कामदेव की कामनी से कम न थी। अब वह उसे देखे ही जा रहा था। राजकुमार अपने होश खोता जा रहा था। वह अपने मन में कहने लगा, ऐसी बला की खूबसूरती तो एक राजा के महल में भी नहीं होती। अपने मन में यह सब सोचते हुए वह आगे बढ़ते चला जा रहा था। तभी उस बीच वाली लड़की की नजर राजकुमार पर पड़ी। वह अपनी दोनों सखियों से कहने लगी, देखो, यह सूर्य के समान और सुंदरता में कामदेव से कम नहीं है। ना जाने इतने पर उस लड़की की सखियां आगे बढ़कर आई। वे राजकुमार से कुछ पूछती उससे पहले राजकुमार उनसे कहने लगा, तुम दोनों कौन हो और यह लड़की कौन है और यह बगीचा किसका है? वे कहने लगी, हे अजनबी, यह बगीचा राजा सूर्यसेन का है और यह लड़की उनकी बेटी है। इसका नाम चंपकलता है और हम दोनों इसकी सहेलियां हैं। मेरा नाम चित्रलेखा और इसका नाम मोहिनी है। आज बसंत है, इसीलिए हम तीनों बगीचे की सैर करने आए थे। इस पर राजकुमार कहने लगा, जिस प्रकार आपकी राजकुमारी का नाम है उसी प्रकार वह देखने में भी बला की खूबसूरत है। राजकुमार यह सब कुछ कह ही रहा था, तभी पीछे से चंपकलता ने आवाज दी, अरे ओ सखियों, देखो यहाँ पर आओ, एक भंवरा मुझे छेड़ रहा है। ये फूलों पर बैठने की बजाय मेरे गाल पर बैठ रहा है। आओ हम किसी दूसरी क्यारी में चलें। इतना कहकर वे सब वहां से जाने लगी। तभी राजकुमार उन भंवरों को उड़ाते हुए कहने लगा, हे राजकुमारी, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। ये तो राजाओं का कर्तव्य है कि वे भयभीत की रक्षा करें। अब मैं आ गया हूँ तो आपको किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतना सुनकर राजकुमारी शर्मा गई और वहां से जाने लगी। इस पर चित्रलेखा ने कहा, राजकुमारी, आपको यहाँ से जाने की क्या जरूरत? क्या आपकी मदद कर रहे हैं? आपको इन्हें जलपान कराना चाहिए। इस पर राजकुमारी कहने लगी, हाँ हाँ राजकुमार, आपको जलपान कर लेना चाहिए। तभी राजकुमार ने कहा, मैं जलपान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा पेट तो आपकी खूबसूरती और मीठी आवाज से भर गया है। इस पर राजकुमारी और भी शर्माने लगी।
राजकुमार ने चित्रलेखा से कहा, अब तुम अपनी सखी के बारे में कृपा करके मुझे और भी बताओ। चित्रलेखा कहने लगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है, यह राजा सूर्यसेन की बेटी है। अभी तक राजा को इनके लिए कोई भी सुयोग्य वर नहीं मिला, क्योंकि राजा इनका विवाह एक ऐसे आदमी से करना चाहते हैं जो मोती का जोड़ा ला दे। इस पर राजकुमार हैरानी के साथ कहने लगा, कौन सी मोती का जोड़ा? चित्रलेखा ने कहा, राजा के पास एक नारंगी के समान मोती है। राजा का कहना यह है कि जो कोई भी इस मोती का जोड़ा ढूंढ कर लाएगा, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ कराया जाएगा। राजकुमारी को पाने के लिए ना जाने कितने राजा और राजकुमारों ने अपने प्राण दे दिए, परंतु वह मोती किसी को भी ना मिला। चित्रलेखा और राजकुमार ये सब बातें कर ही रहे थे, तभी पीछे से चंपकलता ने कहा, अब हमें महल वापस चलना चाहिए, क्योंकि शाम हो गई है, और अगर पिता को यह पता चला कि हम सब महल देर से आए हैं, तो वे हमारे देर से आने का कारण पूछेंगे। इसमें हम सबकी खैर नहीं है। राजकुमारी और उनकी सखियां वहां से चली गई। राजकुमारी को जाते देख राजकुमार बेचित होकर जमीन पर गिर गया और उसे मूर्छा आ गई। उधर राजकुमार का मित्र शेखर उसे ढूंढते ढूंढते थोड़ी देर बाद वहां पर आ पहुंचा। जब उसने राजकुमार को जमीन पर पड़ा देखा, तो उसने जल्दी से राजकुमार को उठाया, उनके मुंह पर पानी डाला। राजकुमार जब होश में आया, तो शेखर उनसे कहने लगा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई है? राजकुमार ठंडी आहें भरते हुए कहने लगा, मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया है। अब उसके बिना जीना संभव नहीं है। इस पर उसका मित्र शेखर कहने लगता है, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों लड़कियों के चक्कर में पड़ रहे हैं? भगवान ने आपको वसुंधरा भाभी के जैसे सुंदर और गुणवान पत्नी दी है। उनके जैसा तो संसार में और कोई भी सुंदर नहीं है, और फिर आपको यह सब कुछ शोभा नहीं देता। इस पर राजकुमार ने कहा, ऐसी बातें तो तुम तब तक कर सकते हो जब तक तुम चंपकलता को नहीं देखते। एक बार अगर तुमने उसे देख लिया, तो तुम भी अपने आप को रोक ना पाओगे। शेखर ने कहा, तो क्या वह देव कन्या या अप्सरा के समान सुंदर थी? राजकुमार ने कहा, मित्र, मैं उसकी सुंदरता का वर्णन तुमसे कैसे करूं? वह किसी देव कन्या से कम ना थी। इस पर शेखर ने कहा, मैं समझ गया, वह कोई देव कन्या थी, वह तुम्हें छलने के लिए आई थी। इस पर राजकुमार ने कहा, वह देव कन्या नहीं, बल्कि इसी नगर के राजा सूर्यसेन की बेटी है, और उस राजा के पास नारंगी के समान एक मोती है। राजा का कहना यह है कि जो कोई भी उस मोती का जोड़ा लाकर देगा, वह राजकुमारी का विवाह उसी के साथ कराएगा। अब वह मोती मैं कहाँ से लेकर आऊं? जब तक राजा को वह मोती नहीं मिलेगा, वह चंपकलता का विवाह मेरे साथ नहीं कराएगा। इस पर शेखर ने कहा, अगर आप उस लड़की पर इस प्रकार से फिदा हैं, तो मैं उस मोती को ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। इतना कहकर शेखर ने सिपाहियों को अपने राज्य वापस भेज दिया और राजकुमार के साथ उसी वन में रहने लगा। इधर राजकुमारी चंपकलता जब से राजकुमार से मिलकर आई थी, उसका सुख चैन सब कुछ चला गया था। एक दिन उसकी सहेली मोहिनी उससे कहने लगी, हे राजकुमारी, आप जिस राजकुमार के बारे में जानती नहीं हैं, भला उससे इतना प्रेम कैसे कर सकती हैं? इस पर राजकुमारी ने कहा, मुझे नहीं पता। जब से मैंने उसे देखा है, मेरी आंखें उसके दर्शन के लिए तरस रही हैं। अब जब तक वह मुझे नहीं मिला, मैं कुछ खा पी नहीं सकती। मुझे तो लगता है उसके बिना मेरा जीना ही संभव नहीं है। राजकुमारी की सखी मोहिनी कहने लगी, आप बहुत नादानी कर रही हैं राजकुमारी। जब से आप उससे मिलकर आई हैं, आपकी खूबसूरती दिन ब दिन कम पड़ती जा रही है। आप ना कुछ ठीक से खा रही हैं और ना ही पी रही हैं। इसकी वजह से आपका चेहरा भी काला होता जा रहा है। आपकी हालत किस वजह से हुई है, यह बात अगर राजा को पता चल गया, तो हो सकता है राजा क्रोध में आकर कोई कदम उठा ले। इस समय चंपकलता को अपनी सहेली की कोई भी बात समझ में ना आ रही थी। तभी अचानक से वहां पर उसकी दूसरी सहेली चित्रलेखा आ जाती है। चित्रलेखा के चेहरे पर एक मुस्कान थी। राजकुमारी ने कहा, क्या हुआ,
तुम्हें कोई राजकुमार का संदेशा मिला है क्या? वह कहाँ है और कैसा है? चित्रलेखा ने कहा, हे राजकुमारी, मैं उसकी हालत क्या कहूँ। वह भी जब से आपसे मिला है पूरी तरह से आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है। मैंने उसे खूब समझाया कि जब तक राजा को नारंगी के समान मोती नहीं मिल जाता वह चंपकलता का विवाह नहीं कराएंगी। परंतु वह है कि कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं था। जब मैं आ रही थी तो उसने मुझे यह खत दे दिया। ना जाने इसमें क्या लिखा है। चंपकलता ने झट से वह खत अपनी सखी के हाथ से खींच लिया और उसे पढ़ने लगी। खत पढ़ते ही वह बेचित बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। थोड़ी देर बाद उसे होश आया। फिर वह बड़बड़ाने लगी, कहाँ गया मेरा राजकुमार, कहाँ गया मेरा राजकुमार। चित्रलेखा कहने लगी, अब मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। इस पर राजकुमारी ने चित्रलेखा को एक खत देते हुए कहा, यह खत ले जाकर वह जहाँ कहीं भी हो उसे पहुंचा देना। राजकुमारी की सहेली ने राजकुमार को ढूंढकर राजकुमारी का खत उस तक पहुंचा दिया। खत पाते ही राजकुमार ने सबसे पहले उस खत को अपने सीने से लगाया। फिर उस खत को अपने मित्र शेखर को पढ़कर सुनाया। शेखर कहने लगा, हे मित्र, अब तो चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। राजकुमारी भी आपसे उतना ही प्रेम करती हैं जितना आप उनसे करते हो। राजकुमार ने फिर से राजकुमारी के पास एक खत पहुंचाया। इसी तरह अब दोनों एक दूसरे को खत भेजते और अपने दिल को समझा लेते। राजकुमार और उसका मित्र दोनों नारंगी के समान मोती की खोज में लगे हुए थे। किस्मत की बात तो देखो, राजकुमार को वह नारंगी के समान मोती मिल गया। वह राजा के राजदरबार में पहुंचा। वहां पर राजा को जब वह नारंगी के समान दूसरा मोती दिया तो राजा खुशी से झूम उठा। राजा ने देर ना करते हुए चंपकलता और राजकुमार का विवाह बड़ी ही धूमधाम से करवा दिया। राजकुमार कुछ दिनों तक तो अपनी ससुराल में ही रहा। जब 6 महीने बीत गए तो वह राजा से कहने लगा, अब मुझे अपने नगर लौट जाना चाहिए। राजकुमार अपने मित्र और अपनी पत्नी के साथ अपने नगर लौटने लगा। रास्ते में वे सब डेरा बनाकर आराम करने लगे। एक दिन जब राजकुमारी डेरे में थी, उस समय राजकुमार अपने मित्र के साथ शिकार पर गया हुआ था। राजकुमारी को उसी डेरे में एक अंगूठी मिली। अंगूठी को देखते ही राजकुमारी को यह लगा कि यह तो उसके पति यानी राजकुमार की अंगूठी है। उसने तुरंत ही वह अंगूठी अपने हाथ में पहन ली। उधर राजकुमार का मित्र राजकुमार के साथ जब शिकार कर रहा था तो उसने राजकुमार से कहा, हे मित्र, मेरे बाण तो खत्म हो गए हैं। मैं डेरे पर जाता हूँ और बाण लेकर थोड़ी देर में लौटता हूँ। इतना कहकर राजकुमार का मित्र शेखर वहां से चला आता है। शेखर डेरे पर आता है और वहां से अपने बाण लेता है। बाण लेकर फिर से राजकुमार के पास जाता है। इस दौरान उसे काफी समय लग जाता है। जब राजकुमार और उसका मित्र वापस आते हैं तो राजकुमार देखता है कि राजकुमारी डेरे में सोई हुई है। अचानक से राजकुमार की नजर राजकुमारी के हाथ पर पड़ती है। उस समय राजकुमारी ने वही अंगूठी पहन रखी थी। जब राजकुमार ने देखा तो वह एकदम हैरान रह गया, क्योंकि वह अंगूठी उसके मित्र शेखर की थी। राजकुमार के मन में तुरंत शक पैदा हो गया। उसने सोचा, इस औरत ने मुझे धोखा दिया है। मेरे पीठ पीछे ये दोनों रंगरलियां मनाते हैं। राजकुमार ने गुस्से में तुरंत अपनी तलवार निकाली और राजकुमारी का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद वह अपने मित्र के पास गया और अपने मित्र को भी जान से मार डाला। दोनों को वहीं पर दफनाकर राजकुमार अपने नगर वापस लौट आया। राजकुमार ने बिना सोचे समझे राजकुमारी पर शक किया और बिना उसे सुने उसे जान से मार दिया। आखिर यह कैसा प्रेम था? जब एक समय उफान पर था तो इसके बिना जीना भी व्यर्थ था, जीना संभव नहीं था। क्या राजकुमार के ऐसे प्रेम को प्रेम कहा जा सकता है? दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानी ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।